नमस्कार छात्राओं, आज भूगोल विषय में हम जनसंख्या पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप अपनी कक्षा में, आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं और पूरे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, इन सब की संख्या का आप पता लगा सकते हो। ठीक इसी प्रकार किसी गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश और विश्व स्तर पर भी जनसंख्या की जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं। ये जानकारी प्राप्त करते समय आयु, लिंग संरचना, साक्षरता, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। किसी भी प्रदेश के विकास में अन्य सभी कारणों की तरह ही जनसंख्या भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंख्या का अध्ययन करते समय जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, संरचना, इन सभी चीजों पर विचार किया जाता है। देश का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास जनसंख्या पर ही निर्भर होता है। देश के विकास में जनसंख्या की संख्या की अपेक्षा उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में कुछ न कुछ कारण की वजह से हमेशा परिवर्तन होता रहता है, जिसमें जन्म दर आता है। सबसे पहले जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या, मतलब जन्म दर में ये देखा जाता है कि जो बच्चे इसका जनसंख्या निकालते समय 1000 जनसंख्या के अनुपात में जन्म लेने वाले कितने जीवित शिशु हैं, कितने जीवित बच्चे हैं, वो उसकी संख्या जन्म दर कहलाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर। एक वर्ष में 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। उसके बाद है जीवन प्रत्याशा। किसी प्रदेश में एक व्यक्ति के जन्म के समय का औसत जीवन काल का अनुमान, मतलब एक व्यक्ति कितना जीता है, उसकी औसत जीवन कितना होता है। इसके बाद आता है प्रवासन। व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह का दूसरे स्थान पर जाना या दूसरे स्थान से आना। किसी प्रदेश में यदि बाहर से कोई व्यक्ति निवास करने के लिए आए तो वो अप्रवास कहलाएगा, और यदि किसी प्रदेश में व्यक्ति अन्य स्थानों पर जाए तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। तो ये सभी जो कारण होते हैं, ये जनसंख्या की वृद्धि पर परिणाम डालते हैं। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर दबाव पड़ता है, परंतु जब जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित होती है तब संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। जनसंख्या की नियंत्रित वृद्धि प्रदेश के विकास का संकेतक है। मतलब अगर जनसंख्या ज्यादा भी नहीं हो और कम भी नहीं हो तो इसका मतलब प्रदेश का विकास हो रहा है। जनसंख्या ज्यादा होने पर भी प्रदेश का विकास होने में बाधा है और कम होने पर भी प्रदेश ठीक तरह से विकास नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण पर प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक घटकों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे समतल मैदानी प्रदेश हैं जहां पर या संसाधनों की विपुलता यानी हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हों, नगरीकरण, राजनीतिक स्थिरता, अनुकूल जलवायु, ये सभी घटक जनसंख्या के घने वितरण के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब ये इस तरह का जहां भी रहेगा, जहां भी इस तरह की परिस्थिति रहेगी वहां जनसंख्या घना रहेगा, ज्यादा जनसंख्या रहेगी। अब ठीक इसके विपरीत पर्वतीय प्रदेश और संसाधनों की अगर कमी हो, कृषि और उद्योग धंधों का भी विकास न हुआ हो, युद्ध जैसी स्थिति हो, राजनीतिक अस्थिरता हो और प्रतिकूल जलवायु हो, इन सभी घटकों के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। मतलब जहां पर इस तरह की परिस्थिति होगी वहां जनसंख्या कम पाई जाती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होता है वो जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते समय जनसंख्या के घनत्व का विचार किया जाता है। यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल या वहां रहने वाली जनसंख्या
ज्ञात हो तो वहां 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं इसका पता चल सकता है। जनसंख्या का घनत्व सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता है। किसी प्रदेश का आकार छोटा हो सकता है और यदि वहां जनसंख्या अधिक हो तो घनत्व अधिक होगा। जैसे कि गोवा का क्षेत्रफल छोटा है लेकिन वहां ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए वहां का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व अधिक है। और इसी प्रकार कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जिनका क्षेत्रफल अधिक होता है और वहां जनसंख्या कम होने से वहां की जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वहां संसाधनों की कमी है इसलिए जनसंख्या कम है, तो वहां जनसंख्या का घनत्व कम है। अब हम देखेंगे जनसंख्या की संरचना आयु समूह के अनुसार। किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आर्य समूह एवं आश्रित समूहों का अनुपात समझने में हो सकता है। साथ ही कार्यशील एवं आश्रित समूहों का अनुपात जानने के लिए भी उपयोग होता है। भारत में कार्यशील जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या का मतलब होता है जो लोग काम करते हैं, जो लोग अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या का जो समूह है भारत में वो 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों का होता है। इसे कार्यशील समूह कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में ये जो इनका सहभाग है वो देश की अर्थव्यवस्था के में प्रत्यक्ष रूप से इनकी सहभागिता होती है। इस समूह के व्यक्ति नौकरी व्यवसाय में कार्यरत होते हैं। जिस प्रदेश में ऐसे समूह का एवं उसमें भी युवाओं का अनुपात होता है, ऐसे प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है। अब आश्रित जनसंख्या जो है वो उनका वर्गीकरण 2 उपसमूहों में किया जाता है। एक तो 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, जैसे जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं, तो एक वो समूह हो गया। दूसरा 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों का भी आश्रित समूह में समावेश किया जाता है, किंतु उनका ज्ञान एवं अनुभव इस समूह की अनमोल विरासत है, इसलिए ये पूरे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम देखेंगे कार्य के अनुसार लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। सामान्यतः जनसंख्या के ये दोनों घटक समान अनुपात में हों तो जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है। जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी तो लिंग अनुपात कम माना जाएगा, और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो लिंग अनुपात अधिक माना जाएगा। जहां भी स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहां मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है। ऐसा प्रवासन अधिकतर रोजगार के लिए होता है, जैसे केरल। किंतु जहां स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम होता है। अब हम देखेंगे कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील इन 2 समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। जो लोग कार्यशील समूह में होकर भी नौकरी या व्यवसाय में नहीं करते हैं वे अकार्यशील होते हैं। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है। यदि प्रदेश में कार्यकारी यानी काम करने वाले लोगों का प्रमाण या संख्या अधिक होगा तो उस जनसंख्या को उद्यमशील जनसंख्या कहा जाएगा और ऐसे प्रदेश का विकास तीव्र गति से होता है। अब है निवास स्थान के अनुसार संरचना। अधिवास के अनुसार प्रदेश में जनसंख्या का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में किया जा सकता है। ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत रहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय का मतलब हो गया दुग्ध व्यवसाय, मछली पकड़ने का व्यवसाय, खेती का व्यवसाय, ये सब
प्राथमिक व्यवसाय होते हैं और नगरीय भागों में द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में लोग कार्यरत होते हैं। तो जनसंख्या, नगरीय भाग की जनसंख्या का प्रमाण द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में होता है, जो नौकरी, ज्यादातर नौकरी, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या प्रदेश में अन्न उत्पादन में कार्यरत होती है और नगरीय जनसंख्या अनाज और खाद्य सामग्री के लिए ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित होती है। साक्षरता के अनुसार संरचना। समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं यानी पढ़े लिखे, और कुछ लोग निरक्षर यानी अनपढ़। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे देश में उसे साक्षर माना जाता है। ये व्याख्या अलग अलग देशों में अलग अलग रूप की भी हो सकती है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर अथवा निरक्षर में वर्गीकृत किया जाता है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित समझा जाता है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है।